तो आइए दोस्तों देखें कैसे हुआ लाल किला का निर्माण। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या तुमने कभी सोचा है कि लाल किला सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खामोश गवाह है जिसने बादशाहों के सपने, मजदूरों की मेहनत और इतिहास के सबसे बड़े फैसले अपनी आंखों से देखे हैं। अगर तुम आज लाल किले के सामने खड़े हो जाओ तो तुम्हें सिर्फ उसकी ऊंची दीवारें दिखेंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक पत्थर के पीछे एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है 17वीं सदी में, जब हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे शाहजहां। शाहजहां, वही बादशाह जिसने ताजमहल बनवाया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके दिल में एक और सपना था, एक ऐसा शहर बसाने का जो पूरी दुनिया में उसकी ताकत और शान का प्रतीक बने। उस समय उसकी राजधानी थी आगरा, लेकिन आगरा उसे अब छोटा लगने लगा था। उसे कुछ भव्य चाहिए था, कुछ ऐसा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। एक रात जब वह अपने महल की खिड़की से यमुना नदी को देख रहा था, उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना एक नई राजधानी बनाई जाए। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने जन्म दिया शाहजहानाबाद को और उसके दिल में बसने वाला लाल किला। शाहजहां ने अपने सबसे बेहतरीन वास्तुकारों को बुलाया, फारस से, तुर्की से, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से कलाकार आए। उन सबको एक ही काम दिया गया, ऐसा किला बनाओ जो सिर्फ किला ना हो बल्कि जन्नत का एहसास कराए। अब सोचो, उस समय ना मशीनें थीं, ना क्रेन, ना आधुनिक टेक्नोलॉजी, फिर भी हजारों मजदूर, कारीगर, पत्थर तराशने वाले, डिजाइन बनाने वाले दिन रात जुट गए। लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, राजस्थान से लाया गया। बड़े बड़े पत्थरों को काटकर, घिसकर उन्हें उस रूप में ढाला गया जो आज हम देखते हैं। काम आसान नहीं था। गर्मी में पसीना बहता, सर्दी में हाथ जम जाते, लेकिन काम रुकता नहीं था। हर सुबह सूरज के साथ काम शुरू होता और रात को मशालों की रोशनी में चलता रहता। कोई मजदूर अपने परिवार से दूर था, कोई अपने गांव को याद करता था, लेकिन सबके दिल में एक ही बात थी, हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो सदियों तक जिंदा रहेगा। धीरे धीरे दीवारें खड़ी होने लगीं, ऊंची, मजबूत, लाल रंग की, जो दूर से ही ताकत का एहसास कराती थीं। लेकिन किला सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत बनाया जा रहा था। किले के अंदर बने महल, जैसे दीवाने आम, जहां आम लोगों की सुनवाई होती थी, और दीवाने खास, जहां खास मेहमानों से मुलाकात होती थी। दीवाने खास में एक मशहूर पंक्ति लिखी गई थी, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। यानी अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और सच में उस वक्त लाल किला सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक जन्नत जैसा महल था। उसमें बहने वाले पानी के चैनल, बाग बगीचे, संगमरमर की नक्काशी, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि देखने वाले दंग रह जाते। किंतु जब लाल किला पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो वह सिर्फ एक शाही किला नहीं था, वह एक सपना था जो पत्थरों में ढल चुका था। लेकिन असली कहानी उसकी दीवारों के बनने के बाद शुरू होती है। किले के अंदर जिंदगी धीरे धीरे बसने लगी। सुबह होते ही शहनाई की आवाज गूंजती, दरबार सजता, और बादशाह शाहजहां अपने शाही वस्त्र पहनकर दीवान आम में बैठते। दूर दूर से लोग अपनी फरियाद लेकर आते, कोई न्याय मांगता, कोई इनाम, तो कोई सिर्फ बादशाह की एक झलक पाने के लिए खड़ा रहता। किले के अंदर हर दिन एक नई कहानी होती थी। रानियां अपने महलों में रहतीं, बागों में टहलतीं, और कारीगर लगातार किले को और सुंदर बनाने में लगे रहते। नहर बहिश्त में बहता पानी धूप में चमकता तो ऐसा लगता जैसे सच में जन्नत धरती पर उतर आई हो। लेकिन इन चमकदार दीवारों के पीछे एक और दुनिया थी, मजदूरों और कारीगरों की। वही लोग जिन्होंने इस किले को अपने हाथों से बनाया था, अब भी इसके रखरखाव में लगे रहते। कुछ लोग गर्व महसूस करते थे कि उन्होंने इतिहास बनाया है, लेकिन कुछ के दिल में दर्द भी था, क्योंकि उनकी मेहनत का नाम कहीं दर्ज नहीं था। समय बीतता गया और धीरे धीरे सत्ता के खेल ने अपना असर दिखाना शुरू किया। शाहजहां बूढ़े हो रहे थे और उनके बेटों के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सबसे ताकतवर बेटा था औरंगजेब। वह अलग सोच वाला था, सख्त,
अनुशासित और सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार। एक दिन वो खबर आई जिसने पूरे किले का माहौल बदल दिया। औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया। सोचो, वही बादशाह जिसने इस किले को बनवाया अब उसके अंदर रहने का हक भी खो चुका था। उसे आगरा किला में कैद कर दिया गया। लाल किले की दीवारें जैसे उस दिन खामोश हो गईं, जैसे उन्हें भी यकीन न हो रहा हो कि उनका मालिक अब यहां नहीं रहेगा। औरंगजेब के समय में किले का उपयोग तो होता रहा, लेकिन उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगी। जहां पहले संगीत और कला का बोलबाला था, वहां अब सख्ती और अनुशासन आ गया। फिर आया वो द्वार जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। बाहर से हमले होने लगे। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। यह हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह तबाही थी। लाल किले के खजाने लूट लिए गए। वही मशहूर तख्त ताउस जो कभी शाह का प्रतीक था, छीन लिया गया। किले की दीवारों ने पहली बार अपनी बेबसी महसूस की। समय आगे बढ़ता गया और मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो गया। फिर आया 1857 का साल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। 1857 पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। उस समय लाल किला फिर से इतिहास के केंद्र में आ गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का प्रतीक बना दिया गया। लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे इतिहास फिर से बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया। लाल किला, जो कभी मुगलों की शान था, अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। उन्होंने किले को एक सैनिक छावनी में बदल दिया। कई सुंदर इमारतों को तोड़ दिया गया, बागों को नष्ट कर दिया गया। किले की आत्मा जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन इतिहास का पहिया कभी रुकता नहीं। समय बदला और भारत में आजादी की लहर उठी। लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिए, और आखिरकार 1947 में वो दिन आया जब भारत आजाद हुआ। उस दिन जब जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर पर खड़े हुए और तिरंगा फहराया, तो ऐसा लगा जैसे किले ने एक लंबी सांस ली हो। उसने मुगलों की शान देखी थी, उसने लूट और तबाही देखी थी, उसने गुलामी देखी थी, और अब वह आजादी देख रहा था। आज भी हर साल 15 अगस्त को जब तिरंगा वहां लहराता है, तो लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं रहता, वह पूरे देश की भावना बन जाता है। अगर तुम कभी वहां जाओ तो सिर्फ उसकी तस्वीर मत लेना, एक पल के लिए चुप खड़े होना और महसूस करना। तुम्हें लगेगा जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, मैंने सब देखा है और मैं अब भी खड़ा हूं।